नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 की इंग्लिश के मोमेंट्स का चैप्टर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर। स्टोरी टेलर का मतलब क्या होता है? कथा वक्ता, यानी वो लोग जो अलग अलग प्रकार नई नई इंटरेस्टिंग कहानियां सुनाते हैं उन्हें हम स्टोरी टेलर बोलते हैं। तो जैसा कि इस चैप्टर का नाम है ईश्वरन द स्टोरी टेलर, तो इससे हमें ये पता चलता है कि इस चैप्टर के अंदर ईश्वरन नाम का एक व्यक्ति है जो नई नई रोचक कहानियां सुनाता है। इस चैप्टर के एंड में ईश्वरन महेंद्र को भूतों की एक ऐसी कहानी सुनाता है जिसको सुनने के बाद महेंद्र अपनी नौकरी ही छोड़ देता है। तो इस चैप्टर के अंदर हमें ये जानने को मिलेगा कि ईश्वरन महेंद्र को ऐसी कौन सी कहानी सुनाता है और वो कितनी डरावनी होती है कि महेंद्र उससे इतना डर जाता है कि वो अपनी सुपरवाइजर वाली हाई पेड सैलरी की जॉब ही छोड़ देता है। तो देखो, मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी को जानने के लिए। यदि आप भी जानना चाहते हो तो बने रहे वीडियो के एंड तक। लेकिन इससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर के कैरेक्टर और उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में जान लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर टोटल 3 कैरेक्टर हैं। पहले कैरेक्टर का नाम है गणेश। गणेश हमारी कहानी का इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है। महेंद्र ने गणेश को ये कहानी सुनाई है जिसकी वजह से अभी हम ये कहानी पढ़ रहे हैं। हमारे इस चैप्टर का दूसरा कैरेक्टर है महेंद्र। महेंद्र एक कंस्ट्रक्शन साइट का सुपरवाइजर है जो किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, चाहे रोड बन रही हो, डैम बन रहा हो या फिर ब्रिज बन रहा हो, महेंद्र का काम है उस कंस्ट्रक्शन पे चल रही गतिविधियों पे नजर रखना। महेंद्र को अपने कार्यालय के आदेश अनुसार एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है, जैसे कोयले की खुदाई के स्थान से रेलवे पुल के निर्माण स्थान पर, तो कुछ महीनों बाद वहां काम करने के बाद किसी और जगह पर। महेंद्र के पास एक अमूल्य संपत्ति के रूप में उसका एक रसोइया ईश्वरन है जो हमेशा महेंद्र के साथ एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। और यही हमारे इस चैप्टर का तीसरा कैरेक्टर है। तो कौन है ये ईश्वरन? ईश्वरन महेंद्र का एक नौकर है जो महेंद्र के सारे कामकाज करता है। वो महेंद्र के लिए खाना पकाता है, उसके कपड़े धोता है और घर का सारा कामकाज करता है, और साथ ही महेंद्र को नई नई रोचक कहानियां सुनाता है। ईश्वरन के पास एक ऐसी कला है कि जब भी वो कहानी सुनाता है या फिर किसी घटना का वर्णन करता है तो वो उसमें रोमांस भर देता है और उसमें एक सस्पेंस क्रिएट करता है कि श्रोता तब तक उसको ध्यान से सुनता रहता है जब तक कि वो कहानी खत्म नहीं हो जाती और उस बीच लिसनर का जरा सा भी ध्यान डाइवर्ट नहीं होता। और अंत में ईश्वरन कहानी को एक आश्चर्यजनक एंडिंग देने का प्रयास करता है। और ईश्वरन ने ये सब कला उस तमिल नॉवेल से सीखी थी जिसकी वो बुक हमेशा दिन का खाना खाने के बाद और सोने से पहले पढ़ता था। ईश्वरन के पास एक और सामर्थ्य है कि वो एक ऐसी जगह से भोजन व सब्जियां खरीदने की सामग्री लाता है जहां मीलों दूर तक किसी दुकान के नामो निशान नहीं होते। ईश्वरन कहता है कि वो जिस स्थान का रहने वाला है वो इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध है। वहां पर चारों ओर जंगल ही जंगल है। लकड़ी के लट्टे हाथियों पर लादे जाते हैं और हाथी बड़े विशाल और हष्ट पुष्ट होते हैं। ईश्वरन कहता है कि जब हाथी पागल हो जाता है तो उसे अनुभवी से अनुभवी महावत भी उसे काबू नहीं कर पाता। ये कहने के बाद ईश्वरन हाथी से जुड़ा एक किस्सा सुनाता है। होता क्या है कि एक दिन नर हाथी पागल हो जाता है और वो इमारती लकड़ी के बाड़े से बाहर निकल जाता है और झाड़ियों को कुचलता हुआ, जंगली बेलों को उखाड़ता हुआ, पेड़ों की शाखाओं को तोड़ता हुआ जंगल के अंदर इधर उधर भटकने लगता है। कहानी सुनाते वक्त ईश्वरन अपनी खुद की कहानी में इतना खो जाता है कि वो उस हाथी की नकल करने लगता है और अपने पैर जोर जोर से जमीन पर पटकने लगता है। ईश्वरन अपनी कहानी जारी रखता है और कहता है कि इसके बाद हाथी बाड़ों को माचिस की तीलियों की तरह तोड़ता हुआ मुख्य सड़क पर आ जाता है, जहां वो फलों की दुकान, मिट्टी के बर्तनों की दुकान और कपड़ों की दुकान सभी को अपने पैर से कुचल देता है। उसके बाद हाथी ईंटों की दीवार तोड़कर स्कूल के मैदान में पहुंच जाता है। उस समय बच्चे मैदान में खेल रहे थे तो वो बच्चे वहां से भागकर अपनी कक्षाओं में पहुंच जाते हैं। हाथी स्कूल के मैदान में भी अपनी विनाश लीला को जारी रखता है। वो वहां पर फुटबॉल के गोल पोस्ट को गिरा देता है, वॉलीबॉल के नेट को फाड़ देता है, पानी के लिए रखे ड्रम को पैर मारकर चपटा कर देता है और मैदान में लगी छोटी छोटी झाड़ियों को उखाड़कर फेंक देता है। स्कूल के शिक्षक इस विनाश लीला को स्कूल की छत पर खड़े खड़े देख रहे थे। उसके बाद ईश्वरन कहता है कि उस समय वो जूनियर कक्षा में पढ़ता था और ये सब विनाश लीला वो भी उन शिक्षक के साथ स्कूल के भवन पर खड़े खड़े देख रहा था। वो कहता है कि न जाने उसके मन में क्या विचार आता है कि वो शिक्षक के हाथ से छड़ी छीनता है और स्कूल छत से नीचे उतर जाता है, जहाँ वो मैदान में आकर हाथी की ओर जाने लगता है। हाथी ने जब उसको अपनी ओर आते देखा तो वो जोर से चिंगाड़ा और अपनी सूंड में पकड़ी हुई डाली को गोल गोल घुमाया। ये सब मंजर लोग अपने घरों की छतों पर खड़े खड़े देख रहे थे। जब हाथी उसकी ओर आता है तो ईश्वरन जोर से छड़ी को तीसरे पैर के नाखून पे मारता है, जिससे हाथी के पूरे शरीर में बिजली दौड़ती है और वो चक्कर खाकर धड़ाम से नीचे गिर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद ईश्वरन उस कहानी को अधूरा छोड़ देता है और रसोई में खाना गर्म करने चला जाता है। ईश्वरन की एक अजीबोगरीब आदत थी कि वो जिस कहानी को जहाँ अधूरा छोड़ता था वापस वो उस कहानी को वहां से शुरू नहीं करता था। इसलिए महेंद्र को याद दिलाना पड़ता था कि कहानी अभी शेष बची हुई है और इसको यहाँ से शुरू करनी है। उसके बाद ईश्वरन बताता है कि हाथी को होश में लाने के लिए एक पशु चिकित्सक को बुलाया जाता है। उसके 2 दिन बाद हाथी को महावत के द्वारा जंगल में छोड़ दिया जाता है। अब दोस्तों, आपके दिमाग में भी एक प्रश्न आ रहा होगा कि इतने बड़े पागल हाथी को मात्र एक छोटा सा बच्चा कैसे गिरा सकता है? तो ये प्रश्न महेंद्र के दिमाग में भी आता है और उसने ईश्वरन से पूछा कि ईश्वरन, तुम ये बताओ
कि तुमने उस हाथी को गिराया कैसे। तो इस पे ईश्वरन बताता है कि ये एक जापानी कला है जिसे जू या कराटे बोला जाता है। महेंद्र के लिए तो एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था कि जिस दिन वो ईश्वरन से कहानी ना सुने, क्योंकि ईश्वरन कहानी को सुनाता इस ढंग से था कि उसे सुनने में महेंद्र को बहुत ही ज्यादा आनंद आता था। एक दिन तो ऐसा होता है कि ईश्वरन महेंद्र को भूतों की कहानी सुनाता है और वो कहानी सुनने के बाद महेंद्र इतना डर जाता है कि वो अपनी नौकरी ही छोड़ देता है। ईश्वरन महेंद्र को कहानी सुनाना शुरू करता है और कहता है कि अभी हमारा जो काम चल रहा है और जहां हम अभी रह रहे हैं ये स्थान कभी कब्रिस्तान था। ईश्वरन जिस समय कहानी सुना रहा था उस समय महेंद्र स्वादिष्ट भोजन करके मस्त स्वप्न में खोया हुआ था और जैसे ही वो ये सुनता है तो उसका स्वप्न टूट जाता है। ईश्वरन आगे कहता है कि जब उसने पहली बार मानव की खोपड़ी देखी तभी वो समझ गया था कि ये स्थान एक दिन कब्रगाह था और आज भी उसे लोगों की खोपड़ियां और हड्डियां देखने को मिलती हैं। ईश्वरन आगे कहता है कि पूर्णिमा की आधी रात को उसे एक स्त्री का भूत दिखाई देता है जो झुर्रीदार चेहरे वाला जैसे कोई कंकाल अपने हाथ में भ्रूण लेके खड़ा है। वो तो मैं बहुत बहादुर इंसान हूँ जो इन सभी भूत प्रेतों को देखकर भी नहीं डरता, वरना कोई लल्लू पुल्लू इंसान होता तो वो ये जगह छोड़कर कब का भाग चुका होता। इस कहानी को सुनने के बाद महेंद्र कांप उठता है और वो ईश्वरन को टोकते हुए कहता है कि ईश्वरन तुम पागल हो गए हो, भूत प्रेत और आत्माओं जैसी कोई चीज नहीं होती, तुम अपने दिमाग को चेक करवाओ, कहीं इसके स्क्रू ढीले तो नहीं हो गए। उसके बाद क्या होता है कि एक रात महेंद्र को सचमुच भूत दिख जाता है। होता क्या है कि एक रात वो अपने कमरे में सो रहा था तो उसे खिड़की से किसी के कहराने की आवाज आती है। तो महेंद्र खिड़की से बाहर झांक कर देखना चाहता था कि वो आखिर आवाज किसकी है। तो उसने सोचा कि शायद कोई बिल्ली की आवाज होगी, लेकिन जब आवाज जोर जोर से आने लगी तो उसे लगा कि ये बिल्ली की तो आवाज नहीं हो सकती। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी खिड़की से बाहर देखने की, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कोई वो ऐसी चीज ना देख ले जिसकी वजह से उसके हृदय की गति ही रुक जाए। लेकिन विलाप की आवाज ज्यादा आने की वजह से वो खुद को रोक नहीं सका और जब महेंद्र ने खिड़की से बाहर देखा तो उसकी एक काली धुंधली आकृति दिखाई दी जो एक ड्रोन को हाथों में पकड़कर खड़ी थी। ये देखते ही महेंद्र डर के मारे पसीना पसीना हो गया और वो तकिए पर नीचे जा गिरा। जैसे तैसे करके उसने अपने आप को उस भयानक अनुभव से बाहर निकाला और अपना एक निष्कर्ष अनुभव निकाला और अपने आप से कहा कि शायद ये कोई उसके मन की कल्पना होगी। उसके बाद जब वो सोकर सुबह उठता है तो रात का भय वाला अनुभव अब उसकी स्मृति से जा चुका था। ईश्वरन महेंद्र को दोपहर का भोजन पैकेट देने के लिए दरवाजे पर आकर महेंद्र को नमस्कार करता है। जो ही महेंद्र उस घर से अपनी नौकरी के लिए बाहर जा रहा होता है तो ईश्वरन उसको देखकर मुस्कुराता है और कहता है, श्रीमान, मैंने जब उस भूतनी वाली कहानी सुनाई थी तो आपने मुझे अंधविश्वास कहकर डांट दिया था, लेकिन रात को तो आपने खुद महसूस कर लिया कि वो कहानी अंधविश्वास नहीं बल्कि सच्ची थी। रात को आपने खुद उस परछाई को देख लिया। महेंद्र ईश्वरन की बात की पूरी होने की प्रतीक्षा किए बिना ही वहां से चला गया और उसने उस जगह को छोड़ने का निश्चय कर लिया और अगले ही दिन उसने अपना त्याग पत्र दे दिया और उस जगह को छोड़ दिया। तो दोस्तों ये थी हमारी कहानी। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूं आपको अगले इसी तरह नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।